Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. Today we are discussing our assignment 4. तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 दिया गया था और एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 से भी आपके पास तो 4 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो 1 पार्ट 3 की सबसे पहले मैं बात करूं तो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस अगर देखते हैं हम, सबसे पहले आसान क्वेश्चंस ही थे, मैच द कॉलम था, तो ऑब्वियस है कि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस अपने ईजी ही रहते हैं। तो आप देखिए 1 का ए पार्ट, सबसे पहले क्या कहा गया, अल्फा और अल्फा प्लस 4 दो रूट्स हैं x² माइनस 8x प्लस के देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। आपको क्या करना चाहिए, डिफरेंस ऑफ रूट्स पे फोकस करना चाहिए। डिफरेंस ऑफ रूट्स आपका कितना है, 4 है। आप डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगा दीजिए और डायरेक्टली आपके पास आंसर आ जाना चाहिए। तो आप देखिए ए पार्ट में क्या आएगा, अंडर रूट डी की बात करेंगे तो 64 माइनस 4k डिवाइडेड बाई ए मतलब 1 इज इक्वल टू कितना है आपका 4 के बराबर है। तो इसका मतलब 64 माइनस 4 के कितना रहा होगा, 16 रहा होगा, और दैट सजेस्ट कि के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 12 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से आपका के कितना निकल करके आ रहा है, 12 निकल रहा है। फिर हम बी पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे कहा गया है अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा और रूट्स ऑफ अनदर इक्वेशन, देन -3 अपॉन क्यू प्लस आर की वैल्यू बतानी है। तो बेसिकली अगर हमें 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा वाला इक्वेशन मिल जाए तो हम क्यू और आर तो बता ही देंगे ना फिर कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है और आर मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या हो, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हो। अगर वो आपने लिख ली तो आपको क्यू और आर दोनों दिख जाएंगे। क्यू क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट, और आर क्या होगा आपका कांस्टेंट टर्म। फिर आपको क्या करना है, सी ऑप्शन में क्या दिया गया है, अच्छा ये क्यू एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म हम देखेंगे कब, जबकि एक्स स्क्वायर का पहले हम कोफिशिएंट 1 बना लें, ठीक है। मान लीजिए आपने इसको सॉल्व किया, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा वाली इक्वेशन लिखी, मान लीजिए वो 4x² समथिंग समथिंग आने लग गई, तो पहले तो x² का कोफिशिएंट 1 बनाओ, फिर x का कोफिशिएंट कंपेयर करो और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करो, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना यहाँ पे कि x² लिखा हुआ है, तो 4x² वगैरह अगर हमारा इक्वेशन आ गया तो पहले उसको 4 से डिवाइड करेंगे, x² मतलब लीडिंग कोफिशिएंट 1 रखते हुए हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करनी होगी। फिर सी ऑप्शन की बात करते हैं। सी ऑप्शन में तो और भी कुछ भी नहीं दिया हुआ है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है, ax² प्लस सी है हमारा इक्वेशन। तो आप सी पार्ट में देखिए, ax² प्लस सी का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि आप कह रहे हैं इसका रूट अल्फा और बीटा था, तो अल्फा प्लस बीटा, चूंकि x का कोई कोफिशिएंट तो है नहीं तो 0 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, प्लस सी बाई ए, ठीक है। अब यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वगैरह आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम डी ऑप्शन पे। डी ऑप्शन में हमारा क्या है, डी ऑप्शन में हमारे पास कहा गया है रूट्स इंटीजर चाहिए, तो डी हमारा इंटीजर का स्क्वायर होना चाहिए, दैट मींस k² माइनस 144 शुड बी सम इंटीजर m का स्क्वायर, किसी इंटीजर m का स्क्वायर होना चाहिए, बस यही बात है। m भी इंटीजर है और k तो कहा ही गया है क्या, k भी हमारा कैसा होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए, ठीक है। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k² माइनस 144 इज इक्वल टू m²। अगर ये इंटीजर है तो k को भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर ही होना पड़ेगा। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को आप फंडामेंटल्स में हमने जो लास्ट में कुछ मिसलेनियस चीजों में ट्रिक्स बताई थी वो यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि k² माइनस m² के फैक्टर्स हो गए k माइनस m, k प्लस m, और दैट इज इक्वल टू 144। अब 144 को हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस में रिप्रेजेंट कर लें। अगर मान लीजिए आप इसको 1 इंटू 144 लिखते हो तो वो कोई काम का होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप क्या करोगे, k माइनस m को 1 से कंपेयर करोगे, k प्लस m को 144 से कंपेयर करोगे, या वाइस वर्सा, इसको 144 दे, इसको 1 दे दो, इसको 144 दे दो, जो भी करो। लेकिन तुम्हारा देखो k माइनस m अगर 1 लिया, k प्लस m 144 लिया, तो k और m की वैल्यूज कैसी आएंगी, फ्रैक्शनल आ रही है ना। तो अगर वो फ्रैक्शनल आ रही है तो वो सीधा ऐसे ही रिजेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये काम का नहीं रहा। इसी तरीके से आप देखिए 2 इंटू 72 ये काम का होगा, फिर आपका 4 इंटू 36 काम का होगा, 3 इंटू 48 फिर से काम का नहीं है। फिर इसी तरीके से आप देखिए 4 इंटू 36 के बाद 6 इंटू 24 आपके काम का होगा, 8 इंटू 18 आपके काम का होगा, और इसी तरीके से 12 इंटू 12 भी आपके काम का होगा, ठीक है। और इनके निगेटिव्स भी, जैसे अगर मान लीजिए अब इसमें आप इंटरचेंज कर सकते हैं ना, आपको ये कहा गया है कि हमें हाँ इंटीजर रूट्स चाहिए थे, बस इतना ही। तो आप देखो ऐसा भी हो सकता है ना कि k प्लस m आपका एक बार 72 है, k माइनस m आपका 2 है। अगली बार ऐसा भी हो सकता है कि k माइनस m हमारा 72 है और k प्लस m हमारा 2 है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस आप चेक कर लीजिए। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि इसका निगेटिव भी तो हो सकता था,
-2 -72, -4 -36, -6 -24, ठीक है, -8 -18, ठीक है, -12 ये भी हो सकता था। तो आप करके देख लो, इसमें से भी अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सोल्यूशन के और एम के लिए मिल जाते हैं तो वो भी हमारा आंसर में हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन प्रोसेस यही है, यहाँ पे k माइनस एम इंटू के प्लस एम इज इक्वल टू 144 के आपको सोल्यूशंस लिखने पड़ेंगे, कैसे कैसे 144 बन सकता है, ठीक है। तो इसको आप एक बार को ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है अपने इसी स्टेप की वजह से। अपन सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन जैसा बहुत सारा अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको कुछ खास डिस्कशन की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप देखिए सबसे पहले क्या कहा गया है। अब ये ग्राफिकली जो हमें ग्राफ दिखाया जा रहा है उसी के बेसिस पे हमें कुछ कमेंट करना है। जैसे अगर आप कॉलम 2 से स्टार्ट करें, कॉलम 2 में आप देखेंगे क्या कि 2 से 7 के बीच कभी ग्राफ कैसा है, एक्स एक्सिस के नीचे है, कभी ऊपर है। तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि क्यू एक्स थ्रू आउट पॉजिटिव था या थ्रू आउट निगेटिव था, नहीं कह सकते ना। इसी चीज को हमें बस ऑब्जर्व करना है। तो आप कॉलम 1 में देखिए सबसे पहले QX कहा जा रहा है पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 2 से 7। तो 2 से 7 के बीच थ्रू आउट ग्राफ कैसा रहे, x एक्सिस के ऊपर रहे। कब रहता है ये रहता है हमारा Q ऑप्शन में रह रहा है ना। और इसी तरीके से आप देखिए S ऑप्शन में भी है और T ऑप्शन में भी है। तो QST ये A के लिए करेक्ट हो जाएगा। बी की बात करें तो बी में कहा जा रहा है QX पॉजिटिव होना चाहिए, कहां पे, -∞ से 1 के बीच। तो वो P में आपको दिख रहा है, -∞ से 1 के बीच ग्राफ कैसा है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। फिर आगे देखें हम, इसी तरीके का सिचुएशन आपको T में भी दिख रहा है, क्योंकि T में तो थ्रू आउट ग्राफ कैसा है, पॉजिटिव ही है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। तो बस यही चीज आपको ऑब्जर्व करनी थी A और B ऑप्शंस में। C ऑप्शन में देखिए QX निगेटिव, मतलब हम क्या चाहते हैं कि 1 से 6 के बीच जब x है तो ग्राफ हमारा कहां लाई कर रहा हो, एक्स एक्सिस से नीचे लाई कर रहा हो। तो 1 से 6 के बीच निगेटिव कहां बन रहा है, R ऑप्शन में बन रहा है। 1 से 6 के बीच ग्राफ कैसा है, एक्स एक्सिस के नीचे है। फिर आप देखिए D ऑप्शन, -∞ से -1 के समय ग्राफ कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो आप देख सकते हो S ऑप्शन सबसे पहले, -∞ से -1 निगेटिव चल रहा है। फिर आप देखो और आगे ऊपर जाओ, -∞ से -1 में हमें क्या चाहिए, ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे चाहिए पूरे टाइम। तो आप देखो Q में भी ऐसा ही केस है। Q में तो पूरा -∞ से लेके कहें तो हम 1.5 तक मान लीजिए, वहां तक ग्राफ कैसा है, एक्स एक्सिस के नीचे ही है। तो इसका मतलब कि Q और S ये हमारे D ऑप्शन के लिए करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके का क्वेश्चन हमने किया, ठीक है, हमने इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व किया है। हमें क्या कहा गया, 2 × Q + S = PR, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दे दी गई और कहा गया कि हमें इसके बारे में कमेंट करना है। तो आप देखिए एट लीस्ट वगैरह यूज किया गया है। तो आपको एक चीज मैंने बताई थी, इस तरीके के क्वेश्चंस में कई बार ये यूजफुल रहता है। आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2 हम डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो D1 आपका कितना है, D1 है आपका p² - 4q और D2 आपका कितना है, D2 है आपका r² - 4s। तो आप देखिए D1 + D2 कितना आ रहा है, D1 + D2 कुछ याद आ रहा है, इस तरीके का p² + r² - 4 टाइम्स q + s, है ना। तो D1 + D2 हमारा कितना हो गया, p² + r² माइनस ये जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि 2q + s कितना होता है, pr के बराबर। तो ये कितना हो गया, 2pr। दैट मींस कि D1 + D2 ये क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव होगी या 0 के बराबर होगी। तो D1 + D2 हमारा कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब कि D1 या D2 में से किसी को तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, और इसका मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द रूट्स आर पॉजिटिव, सॉरी एटलीस्ट वन ऑफ D1 एंड D2 इज नॉन निगेटिव कह लो, ठीक है, नॉन निगेटिव, ठीक। और जो नॉन निगेटिव होगा वो हमें रूट देगा ही देगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट, ठीक है, वन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैव रियल रूट्स। तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे आप देखें क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या था कि एक इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक जैसी दिख रही है, और हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये इनइक्वालिटी कब सेटिस्फाई होगी। तो आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो आपसे बस ये पूछा जा रहा है, λ² + λ - 2 × x² + λ + 2x - 1 आपका कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो इसकी कंडीशन ऑब्वियसली क्या होती है, इसकी कंडीशन भाई आपको चाहिए क्वाड्रेटिक हमेशा कैसी है, निगेटिव है,
ठीक है। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा कैसी है, निगेटिव है। तो सबसे पहले तो आप दो केसेस लेंगे। पहला केस जब ये क्वाड्रेटिक है मतलब लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, उसकी बात कर रहे हैं। तो जब ये क्वाड्रेटिक है तो उस समय आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी कि ए कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, और डी भी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। बात ठीक है। ये क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव कब रहती है, ग्राफ लाइज इंटायरली बिलो एक्स एक्सिस, ये वाली सिचुएशन a लेस देन 0 d लेस देन 0। तो आपको क्या चाहिए, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 आपका नेगेटिव होना चाहिए, और साथ में d की बात करें तो d कितना है, लैम्डा प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर, माइनस नहीं बल्कि प्लस हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 इज लेस देन 0। तो हमें ऐसा लैम्डा चाहिए जो कि इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सकता हो, तो हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम केस 2 की। केस 2 में आपके पास क्या आएगा, केस 2 में आपके पास ये सिचुएशंस आएंगी जब लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 आपका 0 के बराबर हो। तो कब होगा, लैम्डा इक्वल टू माइनस 2 और लैम्डा इज इक्वल टू 1, यही बनेगा। इसके दो फैक्टर्स लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 1, तो लैम्डा इक्वल टू माइनस 2 और लैम्डा इज इक्वल टू 1, ये दोनों आपको चेक करने हैं। तो लैम्डा इक्वल टू माइनस 2 आप अगर रखते हो तो ये टर्म तो 0 हो गई, माइनस 2 अब रख रहे हैं सबसे पहले, ये क्या बनेगा आपका, ये भी आपका 0 हो गया ना, और बचा क्या आपका माइनस 1 लेस देन 0। तो ये बात तो हमेशा ही करेक्ट है, माइनस 1 लेस देन 0। तो इसका मतलब कि लैम्डा इक्वल टू माइनस 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब लैम्डा इक्वल टू 1 भी देख लेते हैं। 1 के लिए आप देखो ये तो 0 आएगा, यहां से क्या आएगा 3x माइनस 1 लेस देन 0। तो ये बात तो इनकरेक्ट है, 3x माइनस 1 हमेशा निगेटिव तो रहता नहीं है भाई, x जब हमारा लेस देन 1/3 है तभी तो ये निगेटिव होगा, बाकी समय तो ये निगेटिव नहीं होगा। तो ये कहना कि 3x माइनस 1 लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इनकरेक्ट हो जाएगा, और इसलिए हमारा 1 वाला ऑप्शन रिजेक्ट है, सिर्फ -2 वाला ऑप्शन हमें यहां से भी अलग से इंक्लूड करना पड़ेगा फाइनल आंसर में। ठीक।